नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और चीन में एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की घोषणा की है। यही नहीं, उन्होंने बीजिंग पर यह आरोप भी लगाया कि वो दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में जुट गया है। इससे पहले जब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था चीन पर, तो दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गई थी। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ थोप दिए, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बने हुए थे। और अब नए टैरिफ को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के कदम से फिर मंदी की तरफ बढ़ रही है दुनिया? क्यों चीन पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका में सरकारी खजाना हुआ खाली। व्हाइट हाउस ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। 10 दिनों से जारी शटडाउन से गहराया संकट। गजा शांति समझौते के बीच इजरायल की हमास को चेतावनी। पीएम नेतन्याहू बोले धैर्य की न ली जाए परीक्षा। उधर गजा में अपने बचे हुए घरों की तरफ लौट रहे फलस्तीनी। तालिबानी मंत्री मुत्तकी के भारत दौरे पर भड़का पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले अफगानी एहसान फरामोश। तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का लिया बदला। और चलते चलते में देखेंगे आर्टिफिशियल धूप बनाने वाली सैटेलाइट को। वैज्ञानिक बोले ये खतरे की घंटी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीदरलैंड के नेतृत्व में नाटो करेगा न्यूक्लियर एक्सरसाइज। रूस से टेंशन के बीच न्यूक्लियर युद्धाभ्यास ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। रूस यूक्रेन जंग में कभी भी नाटो देशों की हो सकती है एंट्री। सेबास्टियन लेकार्नो फिर बने फ्रांस के प्रधानमंत्री। लेकार्नो ने कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा। राष्ट्रपति मैक्रो बोले ये कदम देश में स्थिरता लाने के लिए जरूरी। नोबेल समिति के लिए अब शांति से ऊपर हो गई राजनीति। राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं मिला नोबेल तो भड़क गया व्हाइट हाउस। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचादो को मिला सम्मान। अमेरिका देगा कतर को बड़ा सैन्य सहयोग। इडाहो में बनेगा कतरी वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर। अमेरिका ने इस कदम को बताया दोनों देशों की साझेदारी का एक और उदाहरण। तो अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों में ट्रेड वॉर छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बार भी इस टकराव की वजह चीन नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दोबारा टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि चीन का रवैया बेहद खराब और निराश करने वाला है। वो बहुत आक्रामक हो गया है। चीन दुर्लभ खनिजों और करीब हर उत्पादन सामग्री के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सामान चीन में बना भी ना हो। उसके इस कदम से दुनिया के हर देश को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे इसकी इजाजत किसी भी तरह नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उनकी काफी समय से योजना थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन अलग अलग देशों को खत भेजकर ये बता रहा है कि उसकी इस योजना के तहत किन किन तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस पर बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरी इसी महीने जिनपिंग से मुलाकात करने की योजना थी, लेकिन लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। अब शायद मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। यानी ट्रंप ने पहले तो चीन पर किसी भी दूसरे टैरिफ से अतिरिक्त 100% टैरिफ की धमकी दी है। सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और अब उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात नहीं करने की भी धमकी दे दी है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा है कि आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये मुलाकात अभी तक रद्द नहीं की है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खनिज पदार्थों को लेकर चीन ने सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है। उसने निर्यात के नियमों को और कड़ा करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत अब किसी भी निर्यातक के लिए इन खनिज पदार्थों से जुड़ी टेक्नोलॉजी और उपकरण के ट्रांसपोर्ट के लिए आधिकारिक लाइसेंस अनिवार्य होगा। विदेशी सहयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर हिंदुस्तान से भी गारंटी की मांग की थी। बीजिंग ने अब तक तो इसका निर्यात शुरू भी नहीं किया है, लेकिन शर्त पहले ही रख दी कि वो इस मैग्नेट को भारत को तभी बेचेगा जब इस बात की गारंटी मिले कि भारत इसे अमेरिका को दोबारा नहीं बेचेगा। चीन के इस अजीबोगरीब कदम ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। वहीं रणनीतिक तौर पर भी चीन की ये शर्त भारत के लिए चुनौती के रूप में देखी जा रही है। इस बीच अब जिस तरह अमेरिका ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध का ऐलान कर दिया है, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया टेंशन में है।
इससे पहले जब ट्रंप ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, तब जिस तरह चीन ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया था। और अब ऐसे में अगर दोनों देशों में ट्रेड वॉर दोबारा शुरू होती है तो इसके नतीजे भयानक होंगे, ये तय माना जा रहा है। एक बार फिर दुनिया को आर्थिक मंदी का गवाह बनना पड़ सकता है। अब सबकी नजरें ट्रंप की इस घोषणा को लेकर चीन के जवाब पर टिकी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन से बढ़ते संकट की। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ डेमोक्रेट सांसदों ने मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने संसद में ट्रंप के अस्थायी बजट प्रस्ताव को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच चल रही इस लड़ाई का खामियाजा हजारों सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका का सरकारी खजाना पूरी तरह खाली हो गया है। अमेरिका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों को फंड मुहैया नहीं हो रहा, केवल जरूरी सेवाएं ही सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसके बाद अब ट्रंप ने देश भर में हजारों संघीय कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से आए इस बड़े झटके ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है। वैसे ट्रंप तो पहले से ही इसकी धमकी दे रहे थे और अब सचमुच उन्होंने एक झटके में सैकड़ों संख्या में अमेरिकी जनता को बेरोजगार कर दिया। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अपने इस फैसले को लेकर सारा दोष डेमोक्रेट्स पर मढ़ दिया और इसे एक डेमोक्रेट ओरिएंटेड कदम बताया। उनका सीधा आरोप है कि डेमोक्रेट्स ने ही यह सब शुरू किया है। छटनी की गाज ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कॉमर्स डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी डिवीजन जैसे कई अहम विभागों पर गिरी है। यह कदम ट्रंप प्रशासन के उस डाउन साइजिंग कैंपेन को भी और तेज करता है, जिसका मकसद इस साल लगभग 3 लाख कर्मचारियों की संख्या को कम करना था। असल में शटडाउन की जड़ हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी है। डेमोक्रेट्स इस सब्सिडी को जारी रखने की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि अगर ये नहीं बढ़ाई गई तो अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत बीमा लेने वाले करीब 2.5 करोड़ अमेरिकियों की हेल्थ कॉस्ट आसमान छू जाएगी। ऐसे में 10वें दिन भी अमेरिका में शटडाउन बरकरार है। रिपब्लिकन पार्टी के पास भले ही कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हो, लेकिन फंडिंग बिल पास कराने के लिए उन्हें सीनेट में डेमोक्रेट्स का साथ चाहिए ही चाहिए। ट्रंप तो लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर डेमोक्रेट्स नहीं माने तो और भी व्यापक स्तर पर छटनी होगी, खासकर उन विभागों में जिनका समर्थन मुख्य रूप से डेमोक्रेट्स करते हैं। ऐसे में यह लड़ाई अब एक निजी बदले जैसी लग रही है, जहां आम कर्मचारियों की नौकरियां दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच फंसी हुई हैं। यह साफ दिखाता है कि ट्रंप की अड़ियल नीतियों ने अमेरिका को एक बड़े सरकारी संकट में धकेल दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे हमास को नेतन्याहू की धमकी की। तो गजा में वैसे तो युद्ध विराम लागू हो गया है। ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण के तहत इजरायली सेना की वापसी की खबर आ रही है। गजावासी भी अब उत्तर की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। हजारों फलस्तीनी अपने बचे हुए घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अब तक इजरायल के रुख में कोई खासा बदलाव नजर नहीं आ रहा। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद 9 अक्टूबर की रात इजरायली सेना ने गजा में हमले किए, जिसमें 30 फलस्तीनियों की जान चली गई। वहीं अब एक बार फिर इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध विराम हो रहा है, लेकिन इजरायल के धैर्य की भी एक सीमा है, इसकी परीक्षा न ली जाए। हमास को जल्दी ही अपने हथियार छोड़ने ही होंगे और अगर वो ऐसा करने से इनकार करता है तो फिर इजरायल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मुश्किल तरीके से ऐसा हो, लेकिन ये जरूर होगा। दरअसल ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर भले ही हमास ने सहमति जताई हो, लेकिन वो पूर्ण निरस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इस पर चर्चा की भी मांग की है। उनका कहना है कि हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण से इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में यहां जंग नहीं छिड़ेगी। यह कदम गजा में दुश्मन ताकतों को मौका दे सकता है। हमास गजा छोड़ने को भी राजी नहीं है। ऐसे में भले ही यह समझौता हो गया हो, 13 अक्टूबर को बंधकों की रिहाई की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह युद्ध विराम कितना सफल होगा, इस पर सवाल अब तक बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की स्थिति बन चुकी है, लेकिन हर बार पूर्ण युद्ध विराम से पहले मामला बिगड़ जाता है। नेतन्याहू की यह चेतावनी भी इस युद्ध विराम के लिए खतरे के बादल खड़ी कर सकती है। इन हालात में ट्रंप की इस शांति योजना पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उधर पाकिस्तान में भी इस योजना का जमकर विरोध हो रहा है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने अपने विरोध में अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। ये झड़प इतनी हिंसक हो गई कि इसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ट्रंप की इस योजना को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में गजा में युद्ध विराम से लेकर ट्रंप की शांति योजना तक सब पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी जंग की। तो पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा भी किया। और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और यह एयर स्ट्राइक उसी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री ने काबुल पर हुए हवाई हमले का भारत से कनेक्शन बताया है और यह दावा किया है कि ये हमले अफगान तालिबान को भारत की प्रॉक्सी वॉर से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए थे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को एहसान फरामोश कौम बताया है। पाकिस्तान के इस कदम पर तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भी भड़क उठे और भारत की धरती से ही उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को हमारे साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। अफगानिस्तान को ज्यादा मत उकसाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वो तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। हम एक कूटनीतिक रास्ता चाहते हैं। उनका यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा खबर तो यह भी आ रही है कि तालिबान ने काबुल में हुए एयर स्ट्राइक का बदला पाकिस्तान से ले लिया है। काबुल पर हुए हवाई हमले के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला हुआ है। वॉइस ऑफ खुरासान की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग परिसर में घुस गए और भयंकर लड़ाई की भी बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गुलाम खान क्रॉसिंग पर तालिबानी सैनिकों और पाकिस्तानी सेना में झड़प की खबरें हैं। और अब जिस तरह दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इससे जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे आर्टिफिशियल सनलाइट की खोज को। तो जरा सोचिए, रात के 2 से 3 बजे आपके घर पर सीधी धूप पड़ने लगे, कैसा लगेगा? अगर ऐसा हुआ तो वाकई में हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि रात में धूप की बात सुनने में ही अजीब लगती है। लेकिन अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल इसे हकीकत में बनाने वाली है। उनका प्लान है सनलाइट ऑन डिमांड, यानी मांग पर धूप। असल में ये कंपनी अंतरिक्ष में एक मिरर नेटवर्क बनाना चाहती है। अगले साल यानी 2026 में ये अपना पहला टेस्ट सैटेलाइट एरेंडल 1 लॉन्च करेंगे। ये एक बड़ा मिरर होगा जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके धरती पर भेजेगा। इसका मकसद है रात के समय सोलर फार्म्स को हल्की धूप देना, ताकि वो 24/7 बिजली बना सके। उनका दावा है कि वो दोपहर की धूप का सिर्फ 20% ही देंगे, यानी इतनी रोशनी जिससे पैनल काम करे मगर अंधेरा पूरी तरह खत्म ना हो। ये आइडिया एक बैलून टेस्ट में तो सफल रहा, लेकिन स्पेस में मामला कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनी चाहती है कि 2030 तक उनके पास 4000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क हो। हर सैटेलाइट से सिर्फ 3.5 मिनट तक ही एक जगह पर रोशनी दी जा सकती है और इसका मतलब है कि एक इलाके को 1 घंटे तक रोशनी देने के लिए हजारों सैटेलाइट चाहिए होंगे। खुद इस कंपनी के फाउंडर ने कहा है कि भविष्य में वे 2.5 लाख सैटेलाइट्स तक लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यही बात वैज्ञानिकों को डरा रही है। एस्ट्रोनॉमर्स कह रहे हैं कि यह सिर्फ इनोवेशन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के लिए खतरे की घंटी है। उनके मुताबिक इतने सारे चमकीले स्पॉट्स आसमान में दिखने लगेंगे कि एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगी। ये सैटेलाइट चांद से भी ज्यादा ब्राइट होंगे और दूरबीन से देखने वालों की आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि रात का अंधेरा, जो धरती की बायोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा है, वो बिगड़ जाएगा। बर्ड्स, एनिमल्स और इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस पर कंपनी ने सफाई दी है कि वे सब कुछ कंट्रोल रखेंगे और ऑब्जर्वेटरी से तालमेल रखेंगे, लेकिन साइंटिस्ट इस आर्टिफिशियल धूप के आइडिया को लेकर टेंशन में है। फिलहाल आपको कैसा लगता है ये आइडिया, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।